नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, जुलाई 2017 से जनवरी 2020 के बीच शून्य जीएसटी रिटर्न भरने वाली पंजीकृत कंपनियों पर कोई जुर्माना नहीं। वस्तु और सेवा कर परिषद ने छोटे करदाताओं के लिए जीएसटी रिटर्न फाइल करने में देरी पर ब्याज की दर घटाकर 9% की। देश में कोविड-19 रोगियों के दोगुना होने की दर घटकर 17.4 दिन हुई। उच्चतम न्यायालय ने अस्पतालों में भर्ती कोरोना मरीजों के उपचार के संबंध में केंद्र और विभिन्न राज्यों को नोटिस जारी किया। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, आत्मनिर्भर भारत वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी घरेलू उत्पादों के आधार पर समृद्ध होगा। और गृह सचिव अजय भल्ला ने देश भर में राजमार्गों से आवश्यक वस्तुओं का निर्बाध आवागमन सुगम बनाने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा। समाचार संध्या में अपने सहयोगी आनंद श्रीवास्तव के साथ मैं निखिल कुमार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि जुलाई 2017 से जनवरी 2020 के बीच शून्य जीएसटी रिटर्न भरने वाली पंजीकृत कंपनियों पर देरी के लिए जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। वित्त मंत्री ने वस्तु और सेवा कर जीएसटी की 40वीं बैठक के बाद आज नई दिल्ली में बताया कि जुलाई 2017 से जनवरी 2020 के बीच जीएसटी बिक्री रिटर्न नहीं भरने का अधिकतम जुर्माना 500 रुपए होगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जीएसटी नहीं भरने पर जुर्माने से संबंधित मामलों को निपटाने के लिए जीएसटी परिषद की बैठक में ये दो निर्णय लिए गए। For all those who have no tax liability but who have not filed their returns between July of 2017 and till January 2020, there won't be a late fee at all. The next one, the maximum late fee has been capped to 500 per return if there is tax liability. 5 करोड़ रुपए तक के कारोबार करने वाले छोटे करदाताओं के लिए जीएसटी परिषद ने फरवरी, मार्च और अप्रैल 2020 की जीएसटी रिटर्न के लिए ब्याज दर 9% कर दी है। छोटे करदाता 30 सितंबर 2020 तक रिटर्न भर सकते हैं। श्रीमती सीतारामन ने कहा, Further relief is being offered for small taxpayers for late filing of returns for February, March and April 2020. The rate of interest for late furnishing of return for the said months beyond the specified date, which is 6th July 2020, the rate of interest is reduced from 18% to 9%. वित्त मंत्री ने कहा कि मई, जून और जुलाई के लिए रिटर्न भरने की तिथि सितंबर तक बढ़ा दी है और इस पर कोई जुर्माना या ब्याज नहीं लिया जाएगा। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि जीएसटी परिषद की बैठक में कोविड-19 के प्रभाव पर भी चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि इस दौरान जीएसटी संग्रहण और कपड़े के कर ढांचे पर भी विचार विमर्श हुआ। उन्होंने कहा कि जीएसटी परिषद ने उर्वरक, कपड़ा और जूता चप्पल पर लगे कर में सुधार पर भी चर्चा की। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्यों को क्षतिपूर्ति देने की आवश्यकता पर जुलाई की बैठक में विचार किया जाएगा। इसके अलावा पान मसाला पर कर लगाने की संभावना पर भी अगली बैठक में चर्चा होगी। उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया है कि उन निजी कंपनियों पर जुलाई के अंतिम सप्ताह तक बलपूर्वक कार्रवाई न की जाए जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान अपने कर्मचारियों को पूरे वेतन का भुगतान नहीं किया। न्यायमूर्ति अशोक भूषण, संजय किशन कौल और एमआर शाह की पीठ ने कहा कि उद्योगों और कर्मचारियों दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, इसलिए दोनों पक्षों को मिलजुल कर इस मुद्दे का समाधान करना चाहिए। पीठ ने राज्य सरकारों से कहा कि वे समाधान की इस प्रक्रिया में सहयोग करें और इस बारे में संबंधित श्रम आयुक्तों को अपनी रिपोर्ट दें। न्यायालय ने केंद्र से भी कहा है कि वो गृह मंत्रालय के 29 मार्च के सर्कुलर की वैधता के बारे में 4 सप्ताह के भीतर अतिरिक्त शपथ पत्र दाखिल करे। इस सर्कुलर में कहा गया था कि लॉकडाउन के दौरान कर्मचारियों को पूरे वेतन का भुगतान करना अनिवार्य है। न्यायालय इस सर्कुलर के विरोध में विभिन्न कंपनियों की याचिकाओं पर अब जुलाई के अंतिम सप्ताह में सुनवाई करेगा। देश में कोविड-19 मरीजों के स्वस्थ होने की दर लगातार बढ़ रही है और 49.47% पर पहुंच गई है। अब तक 1,47,194 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 1,41,842 लोगों का उपचार चल रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान 6,000 से अधिक रोगी ठीक हुए हैं।
कैबिनेट सचिव ने आज सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव, स्वास्थ्य सचिव और ग्रामीण विकास सचिवों से बातचीत की। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 के प्रभावी प्रबंधन के लिए राज्यों को नियंत्रण, जांच और संक्रमित लोगों के संपर्क में आए लोगों का पता लगाने, स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि, क्लिनिकल प्रबंधन और सामुदायिक प्रबंधन पर ध्यान देने का परामर्श दिया है। वायरस फैलने से रोकने के लिए राज्यों को संक्रमण के नए केंद्रों तथा नियंत्रण के उपायों पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है। मंत्रालय ने कहा है कि संक्रमित लोगों की जल्द पहचान करने के लिए विशेष दलों के जरिए घर घर जाकर निगरानी करना महत्वपूर्ण है। उच्चतम न्यायालय ने आज दिल्ली के अस्पतालों की स्थिति को अत्यंत भयावह करार देते हुए कहा कि इनमें कोविड-19 रोगियों के साथ ही मृतकों के शवों को रखा जा रहा है। न्यायालय ने रोगियों के साथ हो रहे व्यवहार और शवों को रखने के मामलों का स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र और राज्य सरकारों से इस बारे में जवाब तलब किया है। इस बीच दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने आज राष्ट्रीय राजधानी में कंटेनमेंट जोन प्रबंधन के लिए रणनीतियों पर चर्चा की। इस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मुख्य सचिव, दिल्ली पुलिस आयुक्त, गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि, जिलाधिकारी, पुलिस उपायुक्त और अन्य अधिकारी मौजूद थे। श्री बैजल ने अधिकारियों को केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रभावी प्रबंधन के लिए उच्च जोखिम वाली जनसंख्या पर विशेष ध्यान देने का सुझाव दिया। उन्होंने कंटेनमेंट जोन की समुचित पहचान, कड़े नियंत्रण, आईईसी की प्रक्रिया तेज करने और घर घर सक्रिय निगरानी का भी परामर्श दिया। पुद्दुचेरी के स्वास्थ्य मंत्री मलाडी कृष्णा राव ने बताया है कि कल रात 82 वर्षीय व्यक्ति की सरकारी मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। जांच में वे कोविड-19 संक्रमित पाए गए। इसके साथ ही कोविड-19 से मरने वालों की संख्या पुद्दुचेरी में 3 हो गई है। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से विशेषज्ञों की सलाह की श्रृंखला में हम कोविड-19 पर प्रमुख चिकित्सा विशेषज्ञों की राय प्रसारित करते हैं। इस श्रृंखला के एक कार्यक्रम में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की डॉक्टर उमा कुमार ने लोगों को सलाह दी है कि वे सुरक्षित दूरी, हाथों की सफाई और खांसते समय मुंह ढकने जैसी बातों का ध्यान रखें। इस वायरस का क्योंकि कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, इसलिए जो बिहेवियरल थेरेपी है लाइक हैंड हाइजीन, हाथों का बार बार धोना सोप वाटर से 20 सेकंड तक, या फिर हैंड सैनिटाइजर यूज करना, सोशल या फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, कॉफ एटिकेट्स, खांसने छींकने का एक प्रॉपर तरीका जो है वो समझना और उसको फॉलो करना। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर राजन शर्मा ने घर से बाहर निकलते समय साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी है। अगर आप सब्जी लेने जा रहे हैं, सैनिटाइजर साथ लेके जाएं। जिस भी जगह को छुएं उसको सैनिटाइजर से या अपना साबुन रखें हाथ में, उसे धोइए या फिर अपने हाथ में ग्लव्स डाल के जाइए। साथ में कोई थैला या टोकरी लेके जाइए जिसमें सब्जी डलवा लें, ताकि घर आके उसको पानी में डाल के उसको अच्छी तरह से धो सकें। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। इसमें मैक्स अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टर बलबीर सिंह भाग लेंगे। इसे रात में 9:30 से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। श्रोता स्टूडियो में फोन कर विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 01123314444। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800115767। आप हमारे हैशटैग AskAIR का इस्तेमाल कर ट्विटर हैंडल @AIR News अलर्ट से भी सवाल पूछ सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR से भी अपडेट लिए जा सकते हैं। आयुष मंत्रालय ने माई लाइफ माई योग वीडियो ब्लॉगिंग प्रतिस्पर्धा में प्रविष्टि भेजने की अंतिम तिथि 21 जून तक बढ़ा दी है। आयुष मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा कि योग करने वाले लोगों की मांग पर अंतिम तिथि बढ़ाई गई है। इससे पहले प्रतिस्पर्धा में भाग लेने की तिथि 15 जून थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रतिस्पर्धा की घोषणा 31 मई को अपने कार्यक्रम मन की बात के दौरान की थी। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के बीच दुनिया की रुचि योग और आयुर्वेद में बढ़ी है। प्रसार भारती के सहयोग से आयुष मंत्रालय प्रतिदिन टेलीविजन चैनल डीडी भारती पर सामान्य योग से संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। इसका प्रसारण प्रतिदिन सुबह 8 बजे से 8:30 बजे तक किया जाता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। अपने साथ अपनों का ध्यान रखो,
बड़े बुजुर्गों का तुम ध्यान रखो, महामारी से लड़ना है बहुत जरूरी, ज्यादा पास न जाना, रखो 2 गज दूरी। सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान, अपने साथ अपनों का ध्यान। और आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, जुलाई 2017 से जनवरी 2020 के बीच शून्य जीएसटी रिटर्न भरने वाली पंजीकृत कंपनियों पर कोई जुर्माना नहीं। वस्तु और सेवा कर परिषद ने छोटे करदाताओं के लिए जीएसटी रिटर्न फाइल करने में देरी पर ब्याज की दर घटाकर 9% की। देश में कोविड-19 रोगियों के दोगुना होने की दर घटकर 17.4 दिन हुई। उच्चतम न्यायालय ने अस्पतालों में भर्ती कोरोना मरीजों के उपचार के संबंध में केंद्र और विभिन्न राज्यों को नोटिस जारी किया। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, आत्मनिर्भर भारत वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी घरेलू उत्पादों के आधार पर समृद्ध होगा। और गृह सचिव अजय भल्ला ने देश भर में राजमार्गों से आवश्यक वस्तुओं का निर्बाध आवागमन सुगम बनाने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा। तमिलनाडु सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी डॉक्टर जे राधाकृष्णन को नया स्वास्थ्य सचिव नियुक्त किया है। इससे पहले वे राजस्व विभाग में प्रमुख सचिव थे। उनके पास इसका अतिरिक्त प्रभार होगा। ये परिवर्तन राज्य में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए किया गया है। इस बीच तमिलनाडु में कोविड-19 से संक्रमित होने वालों की संख्या बढ़कर 40,000 से अधिक हो गई है। आज 1,982 नए मामले आने से यह संख्या बढ़कर 40,698 हो गई है। नए मामलों में अकेले 1,479 चेन्नई से हैं। 18,281 रोगियों का इलाज हो रहा है, जबकि 1,342 ठीक होकर घर चले गए हैं। राज्य में कुल 367 लोगों की मौत हुई है। एक रिपोर्ट। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री इडापड्डी पलनीस्वामी ने ये स्पष्ट किया है कि चेन्नई में लॉकडाउन को और सख्त नहीं किया जाएगा। हालांकि राज्य में अप्रमाणिक रिपोर्टों के अनुसार चेन्नई में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन को और सख्त करने का विचार किया जा रहा है। जब इस बारे में मुख्यमंत्री से पूछा गया तो उन्होंने इसे अफवाह बताया और कहा कि इस फर्जी समाचार फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्कूलों को दोबारा खोलने के प्रश्न पर उन्होंने कहा कि जब केंद्र इस बारे में दिशा निर्देश जारी करेगा तभी कोई निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 महामारी की स्थिति नियंत्रण में आने पर तारीखों की घोषणा की जाएगी। तमिलनाडु से जयसिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से रवि कपूर। महाराष्ट्र सरकार ने इन खबरों का खंडन किया है कि वो राज्य में फिर से लॉकडाउन लगाने की योजना बना रही है। एक ट्वीट संदेश में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि इस तरह का कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। उन्होंने लोगों से इन अफवाहों पर विश्वास न करने की अपील की है। एक रिपोर्ट। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि समाचार प्रसार कर रहे चैनल्स को अफवाहों और लोगों के मन में भ्रम पैदा करने वाली असत्य बातों के प्रसारण से बचना चाहिए। श्री ठाकरे ने कहा कि सरकार अर्थव्यवस्था को फिर से शुरू करने के लिए चरणों में तालाबंदी हटा रही है। उन्होंने कहा कि प्रतिबंधों को उठाने का मतलब ये नहीं है कि लोग अनावश्यक भीड़ जमा करें और सामाजिक दूरी और स्वच्छता के अनुशासन का उल्लंघन करें। इसी बीच एक सकारात्मक खबर में मुंबई के नागरिक निकाय ने सूचित किया है कि कोरोना वायरस संक्रमण से प्रभावित 126 कैंसर रोगी अब कोरोना मुक्त हो चुके हैं। ये उन 175 रोगियों में से हैं जो वर्ली के NSCI डोम की सुविधा में इलाज करवा रहे थे। बृहन मुंबई नगर निगम ने बताया है कि किसी भी कैंसर रोगी की कोरोना वायरस की वजह से मृत्यु दर्ज नहीं की गई है। निशा रानी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। बिहार में वंदे भारत मिशन के अंतर्गत कुवैत में फंसे 171 यात्री आज दोपहर बाद गया पहुंचे। वापस आए यात्रियों को 7 दिन के लिए होटल में भुगतान आधार पर क्वारंटीन में रखा गया है। अब तक लंदन, ओमान, कतर, किर्गिस्तान और म्यांमा से 23 विमानों द्वारा 3021 फंसे यात्रियों को राज्य में लाया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 को फैलने से रोकने के उपायों के बारे में कार्यालयों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। केवल ऐसे कर्मचारियों या आगंतुकों को ही कार्यालय में प्रवेश की अनुमति होगी जिनमें कोविड-19 के लक्षण नहीं होंगे। प्रवेश द्वार या कक्ष में सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग का प्रावधान अनिवार्य होगा। कर्मचारियों और आगंतुकों के लिए प्रवेश और निकास द्वार अलग अलग होंगे। कतार प्रबंध और सुरक्षित दूरी बनाए रखने के लिए विशेष निशान बनाए जाने चाहिए। पार्किंग स्थलों और कार्यालय परिसरों के बाहर भीड़ से बचने के पर्याप्त इंतजाम होने चाहिए। समय समय पर प्रभावी स्वच्छता और नियमित साफ सफाई भी की जानी चाहिए। फेस कवर, मास्क, दस्तानों के सुरक्षित निपटान की व्यवस्था भी होनी चाहिए।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज शाम सभी 75 जिलों के अस्पतालों और 6 मेडिकल कॉलेजों में ट्रू नेट मशीनों का उद्घाटन किया। इस अवसर पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य पूरी क्षमता के साथ खतरनाक नोवेल कोरोना वायरस से लड़ाई कर रहा है। उन्होंने कहा कि हर स्तर पर वायरस के संक्रमण की कड़ी तोड़ने का प्रयास किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रयास के तहत ही प्रत्येक जिले में ऐसी मशीनें लगाई गई हैं। एक रिपोर्ट। इन मशीनों के जरिए संदिग्ध कोरोना मरीजों की जांच के नतीजे 1 घंटे के भीतर हासिल होंगे और हर मशीन एक दिन में 20 से लेकर 25 नमूनों की जांच करने में सक्षम रहेगी। प्रदेश के हर जिले में लगी ट्रू नेट मशीनों से गैर कोविड मरीजों की आपातकालीन चिकित्सा में आसानी होगी और इनकी मदद से ANC, प्री सर्जिकल और सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन सारी के मामलों की जांच अब सभी जिलों में हो पाना संभव हो जाएगा। कोरोना की जांच न होने की सूरत में इन मशीनों के जरिए ट्यूबरकुलोसिस की जांच भी की जा सकेगी। इस बीच प्रदेश में कोरोना संक्रमित सक्रिय मरीजों की संख्या 4,642 हो गई है, जबकि 7,609 मरीजों को पूरी तरह से ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किया जा चुका है। प्रदेश में कोरोना वायरस मरीजों के ठीक होने की दर 63% है, जो कि राष्ट्रीय औसत से कहीं ज्यादा है। कल प्रदेश में एक दिन में कोरोना मरीजों के 15,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई और सरकार का लक्ष्य इसे बढ़ाकर इसी महीने में 20,000 जांचें प्रतिदिन तक ले जाना है। अब तक प्रदेश में 4,15,000 से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत मई और जून में 45,62,000 लाभार्थियों को 22,800 मीट्रिक टन से अधिक अनाज वितरित किया गया। जरूरतमंद लोगों के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 2,000 मीट्रिक टन से अधिक चने का वितरण भी किया गया। रेलवे, सड़क और जलमार्ग के जरिए इसका परिवहन किया गया। पूर्वोत्तर राज्यों में कुल 11,68,000 मीट्रिक टन अनाज भेजा गया। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत सरकार ने करीब 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों और जरूरतमंद परिवारों को निःशुल्क अनाज उपलब्ध कराने की घोषणा की है। भारतीय खाद्य निगम ने कहा है कि देश में 8 करोड़ 11 लाख मीट्रिक टन से अधिक अनाज का भंडार उपलब्ध है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अप्रैल में 74 करोड़ लाभार्थियों को 37 लाख मीट्रिक टन अनाज वितरित किया गया। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कुल 5,50,000 मीट्रिक टन दाल भेजी गई है, जबकि 3,06,000 मीट्रिक टन दाल वितरित की गई है। जम्मू कश्मीर सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत आज विशेष कार्यबलों का गठन किया। ये कार्यबल बिजली क्षेत्र में सुधार, बैंक, वित्त, ऋण और राहत तथा इसके उपायों के क्रियान्वयन में तेजी लाने से संबंधित हैं। कार्यबल केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभ और रियायतों का विस्तृत रूप से अध्ययन कर इनको लागू करने के लिए कदम उठाएंगे। इसके अलावा इन योजना कार्यक्रमों और लाभ में जम्मू कश्मीर सरकार की ओर से अतिरिक्त लाभों को जोड़ने का भी आकलन करेंगे। केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 5 उर्वरक कारखानों को फिर से खोलने के कार्य की प्रगति की समीक्षा की। ये कारखाने हैं गोरखपुर, बरौनी और सिंदरी में हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड, रामागुंडम उर्वरक और रसायन लिमिटेड तथा तलचर फर्टिलाइजर लिमिटेड। इन कारखानों की भौतिक और वित्तीय प्रगति की समीक्षा करते हुए श्री मंडाविया ने संबंधित प्राधिकरण को परियोजनाएं जल्द से जल्द पूरी करने के लिए हर संभव कदम उठाने का निर्देश दिया। केंद्र ने भारत को यूरिया क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए नई निवेश नीति 2012 की घोषणा की थी। इस नीति के तहत सरकार बंद पड़े उर्वरक कारखानों को फिर से खोलने का कार्य कर रही है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज भारतीय गुणवत्ता परिषद के कामकाज की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत गुणवत्ता युक्त घरेलू उत्पादों के आधार पर समृद्ध होगा, जो वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकेगा। पिछले कुछ वर्ष के दौरान परिषद के विकास की सराहना करते हुए श्री गोयल ने कहा कि वास्तविक चुनौतियां और संभावनाएं कोविड महामारी के समाप्त होने के बाद सामने आई हैं। केंद्रीय मंत्री ने जोर देकर कहा कि गुणवत्ता का मूल्यांकन और प्रमाणन तर्कसंगत, पारदर्शी और बिना किसी हेर फेर के होना चाहिए। श्री गोयल ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवा सत्कार, परिवहन, पैकेजिंग, खाद्य प्रसंस्करण और छोटे उद्योग क्षेत्र में गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर बल दिया। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने बाल श्रम का उन्मूलन करने के लिए सभी संबद्ध पक्षों से सामूहिक प्रयास करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि बच्चे किसी भी देश के अभिन्न भाग हैं और उन्हें उनके अधिकारों का संरक्षण करके सशक्त करने की जरूरत है। श्री गंगवार ने एक वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा कि बाल श्रम निषेध और विनियमन संशोधन अधिनियम 2016 सरकार की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर श्रम और रोजगार मंत्रालय तथा वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सहयोग से नई दिल्ली में एक वेबिनार कोविड-19 प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर का आयोजन किया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी, टहलने नहीं, काम पे वापस जा रहे हैं। तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, तो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी और उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। ये आकाशवाणी है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को देश भर के राजमार्गों पर आवश्यक वस्तुओं का निर्बाध आवागमन सुनिश्चित करने को कहा है। मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में रात 9 से सुबह 5 बजे तक राष्ट्रव्यापी कर्फ्यू का हवाला देते हुए श्री भल्ला ने कहा कि ये दिशा निर्देश देश भर में लोगों के अनावश्यक आवागमन को सख्ती से रोकने के लिए हैं। उन्होंने कहा कि आपूर्ति श्रृंखला के रूप में आवश्यक वस्तुओं के लदान और उतारने पर ये प्रतिबंध लागू नहीं है। यात्रियों को ले जा रही बसों के आवागमन पर भी कोई प्रतिबंध नहीं है। श्री भल्ला ने कहा कि राज्य सरकारों को राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों पर ट्रकों और माल वाहनों का आवागमन सुगम बनाना चाहिए। बसों, रेलगाड़ियों और विमानों से उतरने के बाद यात्रियों को अपने गंतव्य स्थलों तक जाने की भी अनुमति होनी चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण क्लाउड तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित विश्लेषण प्रणाली अपनाने के साथ ही पूरी तरह से डिजिटल हो गया है। इससे कामकाज में पारदर्शिता, तेजी और तुरंत निर्णय लेने की क्षमता सुनिश्चित होगी। पूरी तरह से डिजिटल होने के बाद प्राधिकरण का कामकाज ऑनलाइन पोर्टल के जरिए होगा। परियोजनाओं से संबंधित सभी दस्तावेज, निर्णय और मंजूरी ऑनलाइन होंगे। केंद्र शासित क्षेत्र जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के रामपुर सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी सैनिकों ने बिना किसी उकसावे के संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। पाकिस्तानी सैनिकों ने आज सुबह नियंत्रण रेखा पर गोलाबारी की। रक्षा प्रवक्ता ने बताया कि भारतीय सेना ने इसका सटीक जवाब दिया। उरी सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पार हुई गोलाबारी में एक महिला अख्तर बेगम की मौत हो गई। गोलाबारी में कुछ सामान्य इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। इस बीच उरी के उपमंडल मजिस्ट्रेट रियाज अहमद ने हाजीपुर सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर हालात का जायजा लिया। स्थिति को देखते हुए सिलकोट और आसपास के गांवों के 18 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। इन परिवारों को दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं को भी उपलब्ध कराया गया है। केंद्र शासित क्षेत्र जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल ने आज नवनियुक्त न्यायमूर्ति जावेद इकबाल वानी को न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह श्रीनगर में मुख्य न्यायाधीश की अदालत में संपन्न हुआ। वाइस एडमिरल बिस्वजीत दास गुप्ता ने आज विशाखापट्टनम में पूर्वी नौसेना कमान के प्रमुख का कार्यभार संभाल लिया। वाइस एडमिरल दास गुप्ता राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से संबद्ध हैं। इन्हें वर्ष 1985 में भारतीय नौसेना में कमीशन मिला था। इन्हें नेविगेशन और डायरेक्शन में विशेषज्ञ माना जाता है। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 24 घंटों में गुजरात पहुंचने की संभावना है। आकाशवाणी से बातचीत में मौसम विभाग में वैज्ञानिक मनोरमा मोहंती ने कहा कि मानसून बनने की स्थितियां अच्छी हैं और इसके अगले 48 घंटों के दौरान दक्षिण गुजरात पहुंच जाने की उम्मीद है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि आज राज्य के कई हिस्सों में मानसून पूर्व वर्षा हुई। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार आज राज्य के लगभग 37 तहसीलों में बारिश दर्ज हुई।
जूनागढ़ के मानावदर तहसील में सबसे अधिक 40 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। बनासकांठा जिले के कुछ हिस्सों में भी आज भारी वर्षा होने की खबर है। इसके अलावा सौराष्ट्र के अमरेली, जूनागढ़ और गिर सोमनाथ जिले के कई हिस्सों में 10 मिलीमीटर से ऊपर वर्षा हुई है। प्री मानसून वर्षा के बाद सौराष्ट्र के किसानों ने कपास और मूंगफली जैसे फसलों की बुआई शुरू कर दी है। इस वर्ष किसानों को अच्छे मानसून की उम्मीद है। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। और अब एक नजर कल के मौसम पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में न्यूनतम तापमान 30 और अधिकतम 42 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मुंबई में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे, कुछ स्थानों पर तेज बारिश होने का अनुमान है। चेन्नई में सामान्य रूप से बादल छाए रहेंगे और साथ ही हल्की बारिश हो सकती है। न्यूनतम और अधिकतम तापमान 28 और 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की आशा है। कोलकाता में सामान्य रूप से बादल छाए रहेंगे, न्यूनतम तापमान 26 डिग्री और अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू में अधिकतम तापमान 37 डिग्री और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ वर्षा होने और आंधी चलने की संभावना है। श्रीनगर में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ बौछारें पड़ने की भी संभावना है। गिलगिट में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ छींटे पड़ने और आंधी चलने की संभावना है। तापमान 16 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। मुजफ्फराबाद में भी आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और वर्षा होने, गरज के साथ छींटे पड़ने या आंधी चलने की आशंका है। न्यूनतम तापमान 16 डिग्री और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। देहरादून में तापमान 25 और 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। बेंगलुरु में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, 1 या 2 बार गरज के साथ वर्षा हो सकती है। अहमदाबाद में शाम या रात के समय हल्की वर्षा भी हो सकती है। शहर का तापमान 27 और 38 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। गुवाहाटी में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे, 1 या 2 बार बारिश होने या गरज के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है। तापमान 24 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। समाचार कक्ष से दीपिका शर्मा। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज मुंबई के लिए अत्याधुनिक समेकित बाढ़ चेतावनी प्रणाली का उद्घाटन किया। इसका नाम आई फ्लोज मुंबई है। इससे कम से कम 3 दिन पहले बाढ़ का पानी भरने का अनुमान लगाने में मदद मिलेगी। इस प्रणाली के जरिए प्रत्येक क्षेत्र में वर्षा का भी अनुमान लगाया जा सकेगा। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि ये प्रणाली अत्याधुनिक उन्नत प्रणालियों में से एक है। इससे मुंबई वासियों को सतर्क रहने और बेहतर तैयारी करने में मदद मिलेगी। इस अवसर पर श्री ठाकरे ने कहा कि इस प्रणाली से मुंबई के लोगों को एक उपहार मिला है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ सोनू सूद। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 1190 अंक लुढ़ककर 32,348 के आज के न्यूनतम स्तर तक गिरने के बाद कारोबार की समाप्ति पर कुल 0.72% की बढ़त से 243 अंक ऊपर 33,781 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 71 अंक बढ़कर 9,973 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 5 पैसे कमजोर होकर 75 रुपये 84 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर आ गया। झारखंड में गुईकेरा थाना क्षेत्र में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और राज्य पुलिस के जवानों ने नक्सलियों द्वारा लगाए गए 64 आईईडी और बांस बमों को नष्ट किया है। ये विस्फोटक सुरक्षा बलों को निशाना करके लगाए गए थे। जून में राज्य के पश्चिम सिंहभूम जिले में नक्सलियों को यह दूसरा झटका है। चाईबासा के पुलिस अधीक्षक इंद्रजीत सिंह महंत ने आकाशवाणी को बताया कि ये विस्फोटक बड़ी संख्या में मेरालगढ़ा और कोईदा वन क्षेत्र के पूर्वी किनारे की सड़कों पर लगाए गए थे। आसपास के इलाकों में माओवादियों को पकड़ने के लिए अभियान चलाया गया है। उर्दू के जाने माने शायर आनंद मोहन जुत्सी गुलजार देहलवी का आज दोपहर बाद नोएडा में उनके आवास पर निधन हो गया। वे 93 साल के थे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और प्रमुख शायर देहलवी को कोविड-19 जांच के बाद 1 जून को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी 8 राज्यों में निर्धारित समय सीमा के अंदर ई ऑफिस की शुरुआत की सलाह दी। डॉक्टर सिंह ने एक वेबिनार में कहा कि ई ऑफिस परियोजना से न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन का प्रधानमंत्री का सपना साकार होगा। इससे प्रशासन में आसानी, पारदर्शिता और नागरिक केंद्रित प्रणाली सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, जुलाई 2017 से जनवरी 2020 के बीच शून्य जीएसटी रिटर्न भरने वाली पंजीकृत कंपनियों पर कोई जुर्माना नहीं। वस्तु और सेवा कर परिषद ने छोटे करदाताओं के लिए जीएसटी रिटर्न फाइल करने में देरी पर ब्याज की दर घटाकर 9% की। देश में कोविड-19 रोगियों के दोगुना होने की दर घटकर 17.4 दिन हुई।
उच्चतम न्यायालय ने अस्पतालों में भर्ती कोरोना मरीजों के उपचार के संबंध में केंद्र और विभिन्न राज्यों को नोटिस जारी किया। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, आत्मनिर्भर भारत वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी घरेलू उत्पादों के आधार पर समृद्ध होगा। और गृह सचिव अजय भल्ला ने देश भर में राजमार्गों से आवश्यक वस्तुओं का निर्बाध आवागमन सुगम बनाने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।